बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करते हैं आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। हम ये जानते हैं कि दुनिया जंग के 94 दिन देख चुकी है, ईरान अमेरिका जंग के, और इसकी एग्रीमेंट का इंतज़ार हो रहा है, को MOU का इंतज़ार हो रहा है। लेकिन ताज़ा खबरें यही हैं कि हमले भी जारी हैं, अमेरिका ने भी हमले किए हैं, ईरान ने भी कुवैत पे हमले किए हैं, और दुआ ये की जा रही है दुनिया की तरफ से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ताकत ने दुनिया को परेशान कर रखा है। लेकिन साथ साथ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के भी अंदरूनी मसाइल, ख़ासतौर पे बजट आने वाला है। बजट को यकीनन इस हफ्ते हम तफसीलन डिस्कस करेंगे कि बजट में क्या होने वाला है। इस वक्त तक की इत्तलात के मुताबिक जो टैक्स टारगेट था 14,000 अरब के करीब का पिछले साल के बजट में, वो रिवाइज़ कर करके 13,000 अरब पे आ चुका है, क्योंकि 1,000 अरब का शॉर्टफॉल है। अब नया जो बजट आ रहा है उसके लिए बताया जा रहा है कि 17,500 अरब से लेके 18,000 अरब, 18 ट्रिलियन का वो बजट होगा। अल्लाह ताला खैर करे, टैक्सेस का बोझ पहले ही। और ये याद रखिए कि पाकिस्तानी कौम ने पिछले साल के मुकाबले इस साल कई गुना ज़्यादा टैक्स दिया है। अंदाज़ों के मुताबिक 7 से 10% ईयर ऑन ईयर हम इजाफा देख रहे हैं टैक्स कलेक्शन में। लेकिन सैडली IMF चाहता है कि हम मज़ीद टैक्स का बोझ बढ़ाएं। इसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करना चाहेंगे। साथ साथ मैं जो तफसीलन आज बात करूँगा पहले हिस्से में प्रोग्राम के, वो है पानी के हवाले से। हम जानते हैं कराची में पानी का मसला कोई नया नहीं है। पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपोलिस जिसकी आबादी हमेशा गलत गिनी जाती है। अंदाज़ों के मुताबिक 3 करोड़ है, आदाद शुमार के मुताबिक 2.5 करोड़ से कम है। हर साल आबादी बढ़ती है, पूरे मुल्क से लोग यहाँ रोज़गार के लिए आते हैं। पानी की ज़रूरत यहाँ पे जो है वो 1200 मिलियन गैलन की मिलते हैं हमें। 650 मिलियन गैलन, 550 मिलियन गैलन की शॉर्टेज। 2000 में K4 का मंसूबा मंजूर हुआ, 2002 उसकी प्लानिंग फाइनल हुई, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई, बहुत सारे वादे किए गए। मेरी टीम ने वो वादे भी निकाले हुए हैं, आपको सुनवाना भी चाहूँगा कि कब कब क्या क्या कराची से पानी के वादे किए गए थे, क्योंकि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, वो भी वादे पूरे ना हो। K4 मंसूबे के अंदर अब भी बड़ी देर है, लेकिन हमारे एहसन इकबाल साहब प्लानिंग मिनिस्टर हैं मुल्क के, वो कहते हैं कि दिसंबर 2026 में मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। लग नहीं रहा, क्योंकि वो वादे तो पहले भी बहुत हुए थे। बेचारे कराची वाले रोज़ाना 2 से 3 अरब के टैंकर्स ख़रीदते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। लेकिन यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। साथ साथ मुल्क की सियासत की बात करें तो हमें ये भी मालूम है कि गुज़िश्ता रोज़ जो PTI का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था CM हाउस पेशावर में, जिसको चेयर किया चीफ मिनिस्टर KPK सोहेल आफरीदी ने। वहाँ पर ख़बरें हैं कि 25 MPs जो थे वो गैर मौजूद, एब्सेंट पाए गए, और दरारें पड़ गई हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है PTI के अंदर। इसके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में। और एक और मेरे इशू है जो मैं आज अपने मेहमानों से पूछूंगा। ये खबर आज जब सोशल मीडिया पे मैंने वायरल देखी तो मैंने कहा सवाल तो बनता है। हमने पाकिस्तान में बहुत सारे किस्म का कंटेंट बनते हुए देखा है। फ़िल्में बनाई जाती हैं, ड्रामे बनाए जाते हैं। मैंने तकरीबन 15 साल पहले एक अंग्रेज़ को इंटरव्यू किया था जो ये कह रहा था कि अफ्रीका के अंदर मैंने आबादी का मसला फ़िल्मों और ड्रामों के ज़रिए हल किया है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। पाकिस्तान के अंदर फिल्में जब बनाई जाती हैं तो ज़्यादातर वो पाकिस्तान का नेगेटिव फेस दिखाती हैं। हमने देखा कि जब किसी औरत के चेहरे के ऊपर एसिड फेंकने के ऊपर फिल्म बनती है तो ऑस्कर अवार्ड दे दिया जाता है। हमने देखा करप्शन के ऊपर मालिक बनती है तो उस पर बैन लगा दिया जाता है। जावेद इकबाल 100 बच्चों का रेपिस्ट जिसने बच्चों को एसिड में जला दिया, उसके ऊपर फिल्म बनती है तो उस पर बैन लग जाता है। बैन फिर भी लग जाए, यूट्यूब पर तो रिलीज़ हो ही जाती हैं। लेकिन क्या पिंकी के ऊपर फिल्म बननी चाहिए? क्या ड्रग डीलर्स, ड्रग पेडलर्स के ऊपर फिल्में बननी चाहिए? क्या इस तरह की फिल्में हमारी सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट लाएंगी या पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएंगी? ये कंटेंट हमारी जेनजीज और अल्फाज और नौजवानों को क्या बताएगा? जिस मुल्क में 21 साल की बुलंद तरीन बेरोज़गारी हो, वहाँ पैसे कमाना कितना आसान है, क्या ये बताएगा? क्योंकि फिल्में जब बनती है बैंकों में चोरी के हवाले से, मनी हाइस्ट हो, दूसरी फिल्में हो, तो लोगों के दिमाग में, नौजवानों में ये ख्याल आता है कि हम तो भूखे बैठे हैं बेरोज़गार, हम भी इस फिल्म की तरह को चोरी करें, वो गलत काम करें। इसके ऊपर भी सवाल मैं उठाऊंगा, गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। अपने मेहमानों को मज़ीद इंतजार नहीं करवा सकता, वेलकम करूँगा अपने शो में। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के मोहताज नहीं है अली बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर बहरामंद तंगी साहब। अस्सलाम वालेकुम तंगी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। और हमें ज्वाइन करेंगे असद अली शाह साहब, माहिर माशियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा मोहम्मद अली बुखारी साहब, क्या आप समझते हैं कि कराची के साथ सोची समझी मनसूबा बंदी के तहत साजिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर गंगा बहती है जिसमें हर कोई हाथ धोना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया तला भाई आपका। देखिए तला भाई, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। गंगा तो यहाँ उल्टी बहती है वैसे मेरे हिसाब के मुताबिक तो, और हर बंदे का दिल करता है कि इस उल्टी बहती हुई गंगा में मैं हाथ धो लूँ। तो इस मुल्क का कौन वारिस है? इस मुल्क का कौन निगहबान है? इस मुल्क को आगे किसने लेके जाना है? क्योंकि कराची एक शहर नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारा है।
और ये जितने भी म्यूनिसिपल अदारों से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे तक बने हुए हैं, और जो आपकी पार्लियामेंट बनी हुई है, अपर हाउस, लोअर हाउस, सारा अवाम उन्नास के लिए, इसी पब्लिक एट लार्ज के लिए है और इसी टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप इसको कहें कि जी सोची समझी मंसूबे के तहत कराची को डेवलप नहीं किया जा रहा, तो मैं इससे आगे कहूंगा कि अच्छा, सोची समझी मंसूबे के तहत डेवलप किसको किया पाकिस्तान पूरे में? मुझे तो यही समझ नहीं आती। लाहौर है सर, इस्लामाबाद से शुरू कर दूं, लाहौर है इस्लामाबाद से शुरू कर दूं। पहले मैं तला भाई इस्लामाबाद से शुरू कर दूं, क्योंकि मेरा शहर है, इलेक्शन भी लड़ा है। कच्ची आबादियों को, गरीबों के घर गिरा के आप जो है कहेंगे यहाँ पर मैं माल बना दूंगा और ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी? नहीं। लाहौर में चला जाता हूँ, क्या पोश इलाके को आप एक शहर बना देंगे और पूरे सूबे का बजट एक जगह लगा देंगे? बाबुल नगर किसके पास है? बाजार के अंदर जो है ना एक लई एक्सप्रेस थी, जिसको बाद में परवेज मुशर्रफ के दौर में स्टार्ट हुई। पिंडी की मेन स्ट्रीट वो नाला लई के ऊपर बनी हुई थी, जो सैलाब भी आता है, पानी भी आता है और पूरा शहर कनेक्ट होता है। आज तक कभी उसका आपने सफाई में देखा कोई उसके ऊपर काम हुआ उसके बाद? लेकिन मैं जानता हूं आप इस्लामाबाद में टैंकर नहीं डलवाते होंगे ना, लाहौर में लोग टैंकर डलवाते होंगे। इस्लामाबाद के ऊपर आता हूँ, यहाँ भी जनाब जो है वो टैंकर माफिया बड़ा अरूज में। गर्मियां अब यहाँ शिद्दत हो रही है, जो गर्मियां, क्योंकि इस दफा थोड़ा सा सीजन गर्म लेट हुआ है, लेकिन हो गया है अल्टीमेटली। अभी आप 30 to 40, 39 to 40 डिग्री पे पहुंच चुके हैं। अगले 10 दिनों में देखिएगा CDA के अंदर एक माफिया पूरा, जो टैंकर माफिया है। यही आइडियोलॉजी बन गई ना हमारे मुल्क में, और क्या है? नहीं तो कराची में पानी का मसला कौन सा बड़ा मसला, मुझे ये बताएं। मैं कराची के सिंध वालों से पूछता हूँ कि यार अल्टीमेटली समुद्र में पानी आपके पास से जाता है, बदीन से गुजर के जाता है। यार आपने मैंग्रोव लगाए, वो भी मुशर्रफ दौर में लगे, बहुत ज्यादा काम हुआ आपके दौर के अंदर। क्योंकि एक आर्गुमेंट्स, ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं इसको कंक्लूड करता हूँ छोटा सा टाइम के अंदर तला भाई, कि मैंग्रोव लगेंगे तो आपका लैंड बचेगी। किसने लगाने हैं? अच्छा, वो जाके पंजाब दे या इस्लामाबाद में तो नहीं लगाने, वो सिंध हुकूमत ने लगाने हैं, जो बॉर्डर सी है सारे के सारा बलूचिस्तान ने लगाने हैं, जिनके ऊपर समुद्र साहिल के ऊपर जिनका शहर है उन्होंने लगाने। अच्छा, आपने इसके अलावा स्टोरेज ऑफ वाटर करने हैं, स्मॉल डैम्स करने हैं या बड़े डैम्स करने हैं, तो वो आपने करने हैं। वैसे तो लोगों ने आके नहीं करने उसके अंदर। ठीक है, आपने नेशनल, आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से अगर कर्जा लेना है या बाकी चीजें लेनी है तो आपने करनी है। बिल्कुल। एक डैम 26 साल में आप नहीं बना सके, एक डैम। ठीक है, आप पानी का कह रहे हैं कम हो रहा है, यार पानी तो इंटरनेशनली कम हो रहा है ना, सारी दुनिया में पानी का लेवल कम हो रहा है। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया बुखारी साहब। मैं जरा शाह साहब की तरफ बढ़ूं, क्योंकि शाह साहब सिंध को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और माहिर मुआशरात भी हैं और पाकिस्तान की लिटरेट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार होता हूं जब वो अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालते हैं। शाह साहब, आई एम ग्रेटफुल एंड इंडेटेड, ऑब्लाइज्ड सर। सर, आपकी नज़र में कराची का प्रॉब्लम और जो बात अभी बुखारी साहब कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन पीपल्स पार्टी सेइंग, बिलावल साहब कहते हैं कि हम कराची को मोटरवे नहीं दिलवा पाए, सस्ती गैस नहीं दिलवा पाए, हम सस्ती गैस पैदा करते हैं, हम सस्ती बिजली पैदा करते हैं, सिंध को उसका हक ही नहीं दिलवा पाए जो बेसिक बुनियादी चीज़ें मिलनी चाहिए थी। अब ये K4 और पानी का मंसूबा, योर ओपिनियन शाह साहब? जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत ही वैलिड आपने इशू रेस किया हुआ है, जो कि ज़ाहिर है काफ़ी अरसे से चल रहा है कि कराची जो पूरे मुल्क को चलाता है उसमें पानी हम नहीं दे सके हैं। गवर्नमेंट्स, डिफरेंट गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट जो उसमें उन्होंने कमिट किया था हिस्सा डालना और जो फंडिंग करना, अनफॉर्चुनेटली दरअसल बात यह है, आप इसको अप्रिशिएट करेंगे और अभी इस बजट में भी आप देखेंगे कि पिछले 20, 25, 30 साल की आप बजट देख लें, जो फेडरल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो तकरीबन मैं कहूँगा कि 85-90% जो है ना, डिस्प्रपोर्शनेटली वो नॉर्थ में खर्चा होता है। वो मतलब लोग सूबाई हुकूमतों को तो ब्लेम करते हैं, लेकिन जो फेडरल हिस्सा है उसका वो सारा पंजाब चला जाता है या KP में कुछ लगता है। और उसकी एग्जांपल आप यही देख लें ना, मोटरवेज़ की देख लें। आप ये देखें कि कराची से सारे गुड्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी होती है, लेकिन मोटरवे जब बनना होता है तो वो लाहौर, इस्लामाबाद से शुरू होता है और इतने सारे वहाँ मोटरवेज़ बन गए हैं जहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है। लेकिन अभी तक एक कराची का मोटरवे जो है वो बाद में बना, वो मोटरवे भी नहीं है। फिर आप देखें वो नेशनल हाईवे जो है, चलें मोटरवे तो नहीं बना, आप नेशनल हाईवे जो है उसका ही हाल देख लें
अब उसमें पीपल्स पार्टी क्योंकि कोalition में गवर्नमेंट में तो नहीं है लेकिन सपोर्ट करती है, उनकी वजह से उन्होंने फंडिंग करके कि हम ये आपको बना के दे देते हैं। वो फंडिंग बाज़-औक़ात एलोकेशन होती है लेकिन पेमेंट्स नहीं होती हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स को मुझे पता है वहाँ पेमेंट्स नहीं होती हैं, तो 2 साल हो गए हैं, आप वहाँ से जा ही नहीं सकते। शाह साहब इजाजत दे तो एक जुमला ऐड करना चाहूंगा सर हम इस मसले को मैं इससे कनेक्ट करता हूं कि 2013 में स्टील मिल बंद हो गई थी, हम हर साल 16 अरब उसकी तनख्वाहें दे रहे हैं और 1.5 करोड़ महीने का बिजली का बिल भर रहे हैं। 2013 में बंद हो गई थी सर। जी जी बिल्कुल सही है। वो एसओईज का मसला अलग है, अब वो एसओई एक्ट भी बन गया है, लेकिन आप देखें ना पिछले साल 2020 लास्ट ईयर के जो रिजल्ट्स हैं उसमें तकरीबन आप ये देखें 38 ट्रिलियन रुपीस की एसओईज की एसेट्स हैं, जो कि उसके बावजूद वो न सिर्फ रिटर्न कोई नहीं देती, उस पे नेट लॉसेस जो है वो कोई 132 या 30 बिलियन का है, और 2 ट्रिलियन की जो है ना हर साल उनको सब्सिडीज पावर सेक्टर को और स्टील मिल जैसे अदारे हो गए, अब पीआईए जाके प्राइवेटाइज हुआ है, या रेलवे हो गया, उनको दिया जाता है। लेकिन फिर वो फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और सूबों को सर पीआईए प्राइवेटाइज हुआ है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 6 बिलियन अप्रूव किए पीआईए होल्डिंग्स के लिए, जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा पीआईए में लग रहा है उसकी कर्जों वाली कंपनी को चलाने के लिए। सर जी अभी आई थिंक वो ट्रांसफर शायद लास्ट उनकी बोर्ड मीटिंग हुई है जो मुझे पता है सर, तो तब तक जब तक ये ट्रांसफर करें प्राइवेट सेक्टर को और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो तो जाहिर है तब तक तो वो गवर्नमेंट उसको चलाएगी ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा काम हुआ है। लेकिन एनी होप फॉर कराची शाह साहब? नहीं, कराची मुझे उम्मीद है कि लेकिन ये रेस करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसके लिए और इंडेवर करना पड़ेगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट से पैसे आने हैं वो भी, और कराची में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल गवर्नेंस हमारे मुल्क की भी और मेरे ख्याल में सूबे की और सिटी लेवल पे भी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आमीन आमीन, अल्लाह करे आयत। तंगी साहब, क्या कराची पाकिस्तान का सौतेला बेटा या भाई है? क्योंकि फीलिंग कुछ ऐसी आती है कि कराची से जो है ना विफाक को प्यार नहीं है, कराची से हम बहुत दूर हैं, पहले हम कैपिटल थे अब वो कैपिटल बन गए हैं। आपकी राय सर, नून लीग को कराची से प्यार है या नहीं सर? देखिए, कराची पाकिस्तान की तरक्की में एक बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं और बहुत बड़ा किरदार है कराची का। लेकिन आपको मैं बता नेशनल हाईवे की बातें हैं, मैं आता हूँ बात मैं करूंगा। अगर हमने यहाँ पीने का साफ पानी नहीं दे सकते हैं, अगर कराची वालों को हम सफाई नहीं दे सकते हैं, अगर कराची वालों को हम बिजली नहीं दे सकते हैं, अगर कराची वालों को हम अमन नहीं दे सकते हैं, तो ये तो देखिए आफ्टर द 18 अमेंडमेंट प्रोविंशियल चैप्टर है और सूबाई हुकूमत की एक मॉरल, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कराची पाकिस्तान को चलाता है तो क्या सूबाई हुकूमत ने आप कराची वालों की गली गली कोची में जाएं, आप 3 फुट के कचरे पे जाएंगे, आप वहां कराची में 2-3 एकड़ के घर पे जाएं जहां पर 10 लेट क्लोजर करे हैं, तो वो मीठे पानी से उनको सुबह सुबह धोते हैं उनके 10 नौकर। कि क्या हुकूमत जो सूबाई हुकूमत है उनकी कोई ऐसे मैकेनिज्म है, ऐसे कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है कि यहाँ पर कि गरीब को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है, और वहाँ पर जब 2 एकड़ घर है, बंगले हैं, वहाँ पर 10-10, 15-15 नेट क्लोजर सुबह धोते हैं मीठे पानी से। तो मैं आपको बता दूं कि ये कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं मरकज की हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, मरकज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है। हम समझते हैं कि अगर इस्लामाबाद तरक्की करे और तरक्की करे, कराची भी तरक्की करे, इसी की तरक्की एक बड़ा हक किसान पे जो ऑलरेडी मती रूलिंग पार्टी है, जो आज मेयर है, वहाँ पर लोग भूखे मरते हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अमन नहीं है,
और फिर जब मुझे आप पीने का साफ पानी नहीं देते तो फिर आप किस दावे करेंगे कि मैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इस बात में कोई शक ही नहीं है, हम सब समझ चुके हैं। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सोशल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सोशल वेलफेयर नहीं होगा, तरक्की नहीं करेंगे, काम नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, नौकरियां नहीं पैदा होंगी, महंगाई नहीं खत्म होगी, गुर्बत नहीं खत्म होगी। यही सवाल पूछना चाहूँगा अपने मेहमान से, क्योंकि हम जानते हैं आज ये खबर लगी हुई है हर जगह पे कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, दरारें बन गई हैं। कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 25 एमपी गायब, एब्सेंट, लोग छोड़ के जा रहे हैं। और पीटीआई यकीनन जीबी के इंसिडेंट के बाद हमने असद कैसर को कहते हुए सुना है कि लगता है ये अब सियासत छोड़नी पड़ेगी। अली बुखारी साहब, इससे पहले मैं आपके पास आऊँ, मैं ये सवाल पहले असद अली शाह साहब के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में वो एक टेक्नोक्रेट है। शाह साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्या मौजूदा सिस्टम में जहां पे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जेल में इतने वक्त से देख रहे हैं, 1000 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, क्या आप समझते हैं कि ऐसे माहौल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है? योर ओपिनियन असद अली शाह साहब। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टू आंसर योर क्वेश्चन, ये एक फंडामेंटल है। अगर आपने 21वीं सदी में तरक्की करनी है तो बग़ैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ मैं नहीं समझता कि हम आगे बढ़ सकते हैं। आप पूरी दुनिया की तारीख देख लें, एक एक्सेप्शन जो है वो चाइना है जिसने तरक्की की है, और वहाँ पर वो अभी तक एक पॉलिटिकल पार्टी या जो भी डिक्टेटरशिप है एक पार्टी की, लेकिन उन्होंने खैर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने भी किए हैं, और मे भी उसका इतना हमें पता नहीं है दुनिया को भी कि वो कैसे सिस्टम चलता है। लेकिन या तो आपके पास चाइनीज़ सिस्टम है या उसके अलावा बाकी जो भी मुल्क हैं वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि प्रॉपर इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड मतलब ये है कि हर 5 साल के बाद जो है इलेक्शंस हों, फेयर इलेक्शंस हों, और लोगों की अकाउंटेबिलिटी जो है, वोट को, वो जो PMLN कहती थी ना, वोट को इज्जत दो। तो जब तक आपके पास जो है ना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स नहीं होंगी और अकाउंटेबिलिटी लोगों की नहीं होगी, तो जाहिर है फिर चीज़ें आगे। करंट एनवायरनमेंट में आर यू हैप्पी और सैड सर? नहीं, जाहिर है पाकिस्तान की ओवरऑल अगर आप सूरत हाल देखें तो पिछले 4 साल मईशत अगर आप देखें तो पूरी पाकिस्तान की तारीख में ये 4 साल वर्स्ट साल रहे हैं। यानी कोविड के बाद भी अगर आप देखें हमारी ग्रोथ रेट जो है 2022 में वो नेगेटिव -0.2% हो गई, फिर उसके बाद थोड़ी सी बढ़ी। मतलब ये है कि एवरेज हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 2% है, जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो उससे ज़्यादा है। तो ओवरऑल पर कैपिटा इनकम जो है, लोगों की इनकम जो है कम हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि IMF प्रोग्राम के आने के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं वो आई ज़रूर, जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो नहीं हुआ, ये कुछ पॉजिटिव्स हैं। लेकिन ये पॉजिटिव्स जो है ये पिछले 50 साल से हर 3 साल के बाद हम IMF जाते हैं। हमारा मुल्क मेरे ख्याल में शायद वाहिद मुल्क है जो हर 3 साल के बाद IMF जाता है। कोई दुनिया में मुझे आप बता दें मुल्क रहा नहीं जो कि हमसे ज़्यादा बार IMF में जा चुका हो। तो फिर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो IMF प्रोग्राम के हिसाब से चलती है ना। मतलब ये तो कोई फाइनेंस मिनिस्टर के पास या गवर्नमेंट के पास इतना पावर ही नहीं होता, वो उसी पे डिपेंड करते हैं। तो रिज़ल्ट ये है कि जब आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो वो आपको आपका सारा जो इकोनॉमिक स्पीड है ग्रोथ की उसको स्लो डाउन कराते हैं, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है वो इंपोर्ट बेस्ड होती है। तो इंपोर्ट को वो रुकवाते हैं तो मईशत को ब्रेक्स लग जाती हैं और फिर आपकी ग्रोथ नहीं होती, आपकी प्रॉस्पेरिटी नहीं होती। यही सूरत हाल है हमारी। अल्लाह रहम करे सर, अल्लाह रहम करे। सेटिस्फैक्शन तो नहीं कह सकते ना। कंप्लीट। जो पॉजिटिव साइड्स हैं ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की जो इस ईरान वॉर और अमेरिकन वॉर जो है उसमें बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है। उसमें मतलब इमेज मिली है पाकिस्तान को और उससे मुल्क से
एक इमेज और स्टेबिलिटी आई है, लेकिन उस स्टेबिलिटी का कोई फायदा अवाम को क्या बोल रहा है? आई कंप्लीटली एग्री। जो एक्सटर्नल हमारी कामयाबियां हैं उन्हें हमें इंटरनल कामयाबियों में तब्दील करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। देयर इज़ नो अदर वे आउट। अली बुखारी साहब, क्या खबर है PTI की? बची है, नहीं बची? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि GB में जो हुआ आप लोगों के साथ, लग ये रहा है कि सियासत छोड़नी पड़ेगी। लेकिन तला भाई, स्टेबिलिटी की अभी आप बात कर रहे थे, पहले वहां से थोड़ा सा ऐड कर दूं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वही लोग लेकर आते हैं, वही पार्टीज लेकर आती हैं जो सारे पाकिस्तान के हर कोने में वजूद रखती हैं। वही जो है, जब एक साइड से धागा या डोर हिलाती है तो पूरे पाकिस्तान की डोर हिलती है। सो वो पॉलिटिकल पार्टी आज पाकिस्तान की जो सारे सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, एक ही है, और वन अगेंस्ट ऑल अदर्स है। एक PTI होती है, उसके मुकाबले में सारे कुव्वतें होती हैं। मैं कुव्वतें वर्ड यूज कर रहा हूँ। और उसका आपने मुंह चढ़ता सबूत देख लिया कि गिलगित में क्या हुआ। क्यों नहीं जाने दिया गया जुनैद अकबर को, उसके साथ साथियों को, और बाकी लोगों को क्यों नहीं जाने दिया गया। और अभी मैं देख रहा हूँ कि आज दिन को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी बालियाना तकरीर कर दी है। MNA तो वो भी है, एक पार्टी का चेयरमैन भी है। सो बात यह है कि इससे पहले ये हुआ कि जब ड्यूरिंग इलेक्शन हमारा निशान तो वहाँ बल्ला दिया नहीं गया, उसके बाद जो हमारा हॉर्समैन वाला था, एक निशान था, टिकट जमा हो गए, अप्रूव्ड पार्टी, सारा कुछ हो गया, और टिकट लेने के बाद विड्रॉ वापस दिए गए बुला के लोगों को घरों से। तो व्हाट डज इट मीन? ये कौन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है? ये कौन से पॉलिटिकल निज़ाम की बात हो रही है? ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम की बात हो रही है? ये कौन से रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है? ये कौन सी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है? भाई, एक फर्द वाहिद की बात तो नहीं है। ये तो 25 करोड़ अवाम की स्वाबदीद है, और 25 करोड़ अवाम के जो है उनकी बारे में आपने फैसला करना है। उन्होंने अपने ऊपर अपनी हुकूमत मुसल्लत करनी है, ना कि एक डिक्टेटर या एक आप कह लें कि साम्राज्यी कुव्वत को आके अपने ऊपर बैठा लेना है। सो जब आप उनका राइट ऑफ वोट ही अंडर क्वेश्चन आ जाएगा, आपके इलेक्शन ही अंडर क्वेश्चन आ जाएंगे। आप फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स यूज कर रहा हूँ सारे में, वही आप यूज नहीं करने देंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कौन से इलेक्शन की पीछे वुकत रह जाएगी? लोगों का फेथ क्या रह जाएगा? आपके जुडिशल सिस्टम के ऊपर क्या फेथ रह जाएगा जब लोगों को इंसाफ ही मिलना खत्म हो जाएगा? तो कहने का मकसद ये है, इन सारी चीजों से ना डेटोरेशन होती है। ये सारी चीजें, सही कहा अभी शाह साहब ने एक बात कही थी कि आपका जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक मुल्क आगे नहीं चलेगा। करेक्ट। PTI बचेगी, PTI बचेगी अली भाई, PTI बचेगी। मैं PTI पे भी आ रहा हूँ, डेफिनेटली बचेगी जी, क्यों नहीं बचेगी? PTI है तो हम बैठे हुए ना आपके सामने। बात यह है कि इतना जोर लगा लिया, इतने पर्चे दे दिए, 2 दर्जन पर्चे मेरे ऊपर भी हैं, रोज प्रोग्राम करके जाता हूं तो एक वारंट निकाल देते हैं, रोज चीजें निकल रही हैं, फिर भी हम लोग बैठे हुए हैं ना। इमरान खान डटा हुआ है ना, जेल के अंदर है, 1 साल दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, आंख खराब हो गई है, हेल्थ सही नहीं है, किसी की मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन इवन एंड अदरवाइज पार्टी इंटैक्ट बैठी हुई है। आपको अल्टीमेटली हमारे लोगों को रोकना पड़ता है, आपको अल्टीमेटली हमारे लीडरशिप को रोकना पड़ता है, आपको अल्टीमेटली हर चीज को रोकना पड़ता है। क्यों रोकना पड़ता है तला भाई? ये कौन सी तरीकाकार है? अब पार्टी तो है, और पार्टी है तभी हमारा अपोजिशन लीडर भी है, पार्टी है तभी हमारा इन द सेनेट भी अपोजिशन लीडर है, पार्टी है तभी एक सूबे में भी हम बैठे हैं और हर सूबे में बैठे हैं। अली बुखारी साहब, वक्त का मैं सॉरी टू इंटरप्ट, माजरत चाहता हूँ। तंगी साहब, मैंने आज देखा, इनफैक्ट गुज़िश्ता रोज़ हम खबरों में देख रहे थे कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जो अवामी कमेटी है उसको मनाने के लिए वफाकी हुकूमत की कमेटी किस तरह एक्टिव नज़र आ रही है, मीटिंग्स कर रही है। वहाँ पे 6 रुपए का यूनिट भी है बिजली का, उनको राज़ी रखने के लिए। हमारे यहाँ तो हालात कुछ बरक्स हैं। अब क्यों नहीं नून की हुकूमत PTI को स्पेस देती, उनको सियासत करने देती, उनको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देती? क्या वजह है कि, क्योंकि तारीख गवाह है, भुट्टो को भी शहीद कर दिया गया, पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। इमरान खान को भी आप अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जेल में अल्लाह को प्यारा कर देंगे, तब भी मुझे नहीं लगता कि PTI ख़त्म होगी। आपको लगता है सर? देखिए, जहाँ तक आप शहीद भुट्टो को के साथ आप मुझे कैद 104 की कंपैरिजन करते, ये आप इस सदी की सबसे ज्यादती करते हैं। और मेरे ख्याल लीडर पे और उसको जुडिशरी मर्डर किया था, तो आप मुझे कैद 104 की उसके साथ कंपेयर न करें। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मेरे साथी ने कहा था कि इमरान के 1000 दिन हो गए हैं, तो देखिए 1000 नहीं हो सकते कि 1000 महीने भी गुजर जाए, इसलिए तो एक मुजरिम है और मुजरिम के लिए जेल होता है। ये नहीं है कि हम उनको उनकी गले फूलों के हार पहनाकर बाकी कैदियों को, बाकी मुजरिमों को जेलों में रख लें, इनको स्पेशल बना के इनको बाहर निकाल दे। जब तक अदालत हो, उस अदालत ही उनको बाइज्जत बरी नहीं करते हैं। जब तक वो मुजरिम है तो वो जेल ही में रहेंगे। तीसरी बात, मेरे भाई ने कहा था कि हम पार्टी है, हमारे ऊपर ये केसेस बनते हैं। देखिए मेरी बात सुने, इमरान की एक बहन है अलीमा,
तो वो अपने एमएनएस के बारे में, ओपीटीआई के एमएनएस के बारे में, एमपीएस के बारे में, सेनेटर के बारे में ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। फिर पीटीआई के एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर, इस वक्त एक सेनेटर है जो कि मशाली सुध नहीं है, एक एमएनए है जो कि उसने अलीमा के बारे में क्या कहा कि वो नेकलेस चोर है, वो गड़ी चोर है, वो करप्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने तो नहीं कहा, हम तो कहते हैं कि आप नाअहल लोग हैं, आपके चीफ मिनिस्टर हैं, हुकूमत है, आप काम करें सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, दहशतगर्दी के बारे में, ये काम करें। लेकिन वो खुल के कह रहे कि नहीं, हमें वोट दिया है इसलिए कि हम मुजरिम एजाज सोचार की रिहाई के लिए काम करें, हमें वोट नहीं मिला है कि हम आवाम की खिदमत करें। फिर दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि अपोजिशन नेशनल असेंबली में हमारा अपोजिशन लीडर है, कहाँ है? वो आपका नहीं है। ये कह रहे हैं कि सेनेट में हमारा अपोजिशन लीडर है, कहाँ है? वो आपका नहीं है। इन लोगों की आपने मजाकें उड़ाई थी इस अपोजिशन लीडर की, तो आपके लीडर ने मजाक उड़ा के आपके पास किया अपोजिशन लीडर नहीं था, शॉर्ट ऑन टाइम, अपोजिशन लीडर बना दी। सॉरी टू इंटरप्ट बैरामन साहब, लेकिन थैंक यू सेनेटर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। असद अली शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर। अली बुखारी साहब, मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपके कीमती वक्त के लिए। पिछले साल टैक्स टारगेट को 13,800 अरब से कम से 13,000 अरब पर आ गया है और को 1,000 अरब का शॉर्टफॉल भी देखा जा रहा है FBR की जानिब से, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले पाकिस्तानी कौम ने ज़्यादा टैक्स दिया है। लेकिन इस टैक्स ने यकीनन सबको परेशान तो कर रखा है। लेकिन मईशत की बात करें तो मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है और बजट आने वाला है, तो ज़राअत से जुड़े हमारे स्टेक होल्डर्स की क्या राय है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अरबाब इक़्तिदार तक उनकी आवाज़ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ उमैर मसूद, प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद, हमेशा हमारी इज़्ज़त में इजाफा करते हैं शो में आके। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मियाँ साहब, हमारे आबादकार किसान भाइयों की क्या तजावीज़ हैं बजट के हवाले से, क्योंकि लोग तो हमेशा ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं ना कि एग्रीकल्चर पे तो इनकम टैक्स है ही नहीं, इन पे टैक्स लगना चाहिए। तो ज़रा आप अपनी राय दीजिएगा और हालात हाज़रा का जायज़ा भी लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो ये कि आप देखें कि अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात किए गए, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत की तरफ से, कि उस्मा बुखारी साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, CM साहबा ने भी फरमाया कि किसान बहुत खुशहाल है। और दूसरे नंबर पे ये भी कहा गया कि गंदम के टारगेट हमने इस साल अचीव कर लिए और गंदम पहले की निस्बत ज़्यादा काश्त हुई। हालांकि हकीकत ये है कि किसान इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। यानी आप आलू की फसल देख लें कि हमें 2 रुपये किलो आलू बिक रहा है हमारा और 18 रुपये किलो की कॉस्ट है हमारी। और उसके साथ साथ आप गंदम, अगर इस साल गंदम का रेट इस टाइम 42-43 रुपये मन है, हुकूमत का रेट 3500 रुपये है। अगर हुकूमत ने इतनी ज़्यादा काश्त करवा ली है तो फिर ये रेट ऊपर क्यों जा रहा है? और इस साल हम ये बता रहे हैं कि ये रेट 6000 पे चला जाएगा और गंदम मिलेगी नहीं और बाहर से मंगवानी पड़ेगी। और फिर इसके साथ साथ आप देखें कि जो इस टाइम मुआशी हालात है किसानों के, हमारी गंदम में 2 साल से नुकसान हो रहा है, इसी तरह हमारे आलू में नुकसान हुआ, गन्ने में नुकसान हुआ, उसके साथ साथ तमाम सब्जियां, फ्रूट, आप कोई चीज़ देख ले, सब में किसानों को नुकसान हो रहा है और इंतहाई मुश्किल हालात हैं। और इस कदर मुश्किल हैं कि लोग खड़ी फसलें, जो ठेकेदार थे वो खड़ी फसलें छोड़ के दौड़ गए और ज़मीनें, जिनकी ज़मीनें हैं वो ठेके पे नहीं चढ़ रही और वो अभी वैसे ही बेआबाद पड़ी हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हम समझते हैं कि ये किसान को और ज़राअत को तबाह करने का एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं दे रही। सब्सिडी ये दे रहे हैं ट्रैक्टर वालों को, सब्सिडी ये दे रहे हैं किसी और को, लेकिन किसान के पास डायरेक्ट कोई सब्सिडी नहीं है, ना किसी फर्टिलाइज़र पे है, ना पानी पे, बिजली पे है, ना ही कोई किसी सीड पे है, ना ही किसी पेस्टिसाइड पे है। सब्सिडी भी नहीं देते और ज़बरदस्ती हमारी फसल भी उठाते हैं कि हमें 3500 रुपये में दें, ज़बरदस्ती लेंगे और ज़बरदस्ती जाके गंदम उठा ली जाती है। आप देखें कि आप कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ तबाह करने की कोशिश की है ज़राअत को, चाहे वफाकी हुकूमतें हों चाहे सूबाई हुकूमतें हों, किसी ने कुछ नहीं किया। सब ने सिर्फ ये एजेंडा बना लिया है कि इसको ज़राअत को तबाह करना है। IMF, अगर हमारी दफ़ा ही IMF आता है, हर बार हमें ये कहा जाता है कि IMF ने सब्सिडी रोक दी, IMF ने ये टैक्स का बिल पास करवा दिया तमाम प्रोविंशियल असम्बलियों से। लेकिन आप ये देखें कि IMF 850 अरब है
अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 850 अरब दे रहे हैं, जो पैसे खाए जाने हैं चंद हफ्तों में, किसान को अगर आप किसान पे 100 अरब लगाएंगे तो वो आपको उस 100 अरब का 1000 अरब करके देगा। किसान से हुकूमत को दुश्मनी क्यों मियां साहब? क्या प्रॉब्लम हो गया हुक्मरानों को? वो हुक्मरान जो पहले खुद किसान थे, सियासत में आके कुछ और बन जाते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? सर ये अफसोस की बात तो ये है कि ये लोग डरते हैं, बात नहीं करते, अपने लीडरों को ये बता नहीं सकते, इनके अंदर इतना हौसला नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लीडरों को सच बता सके कि नीचे क्या हालात है। मिसगाइड किया जाता है, उनको कोई बात बताई नहीं जाती और अपनी अपनी प्रोग्रेस हर बंदा शो कर रहा है। सिर्फ वो कागजों की हद तक प्रोग्रेस है। अवाम से जाके पूछे, चाहे देही अवाम हो, शहरी अवाम हो, अवाम तो भूखे मर रहे हैं सर। लोग परेशान, इंतहाई परेशान है, जिंदगी गुजारनी मुश्किल है लोगों के लिए। और दिन ब दिन आपने सीसीडी बना दी, बहुत सारा दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद महकमे बनाने के, सारा कुछ करने के, क्योंकि आपने मुआशी हालात इतने खराब कर दिए हैं कि ये लोग जो हैं ये अगले 5 साल तक नहीं उठ सकेंगे। हमारा जो एग्रीकल्चर है, जितना झटका हमें ये पिछले 2 सालों में लगा दिया है, ये तो अगले 5-10 साल हमें लगेंगे इसको रिकवर करने में। इसके अलावा और जो जितनी भी हमारी फसलात हैं, आप देखें कि जो डीएपी खाद 2400 रुपए की थी 2017 में, आज वो 17,500 रुपए की है। अगर आप दूसरी तरफ सर इंडिया में देखें तो उनकी सिर्फ खाद की सब्सिडी जो है 1.7 ट्रिलियन है। इसी तरह बांग्लादेश को देखें, उनकी 800 अरब की सब्सिडी है। इसी तरह यूएस को देख ले, 2.6 बिलियन डॉलर की सब्सिडी है। हमारे पास कोई सब्सिडी नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे, फिर भी हम फसलें भी उगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। वो कहते हैं आप टैक्स नहीं देते ना, आप टैक्स नहीं देते इसलिए आपको सब्सिडी नहीं देंगे। सर टैक्स किस चीज का दे? सर टैक्स हम देते हैं, हम देने को तैयार है, हमें कोई चीज तो बचे ना। हम ऐसे ही जाली फर्जी जो दादो शुमार है उन पे कैसे टैक्स दे दें? हमारे पास अगर कोई बचत नहीं, नुकसानात है सॉरी। लेकिन मियां साहब, आपके जितने भी इनपुट्स हैं उन पे तो सब आप टैक्स देते हैं। जी, इनपुट्स पे सर टैक्स देते हैं हम, चाहे जो भी चीज है, जो चीज भी खरीदते हैं, इवन के साबुन भी खरीदते हैं, उन हर चीज पे हम टैक्स भी पे करते हैं, हम दे रहे हैं, बिजली के बिलों पे दे रहे हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि हमारे साथ वो टैक्स का पैसा हम पे देहातों में तो नहीं खर्च हो रहा, वो तो शहरों में खर्च हो रहा है, वो तो लाहौर में खर्च हो रहा है, वो इस्लामाबाद में खर्च हो रहा है, वो कहीं। मेरे ख्याल से अब आप प्राइम मिनिस्टर से अपील ना करें, अब आप फील्ड मार्शल साहब से अपील करें, वो सुन सकते हैं आप। जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल साहब से हम ये पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा जिस तरह फूड सिक्योरिटी, जिस तरह बॉर्डर सिक्योरिटी जरूरी है, इसी तरह किसी मुल्क की फूड सिक्योरिटी जरूरी है। और इसको जानबूझकर तबाह किया जा रहा है, एक साजिश है। ये जो है अगर तबाह हो गए ये लोग तो ये एक इंतशार फैलेगा इस मुल्क में और बहुत ही मुश्किल हालात बन जाएंगे। खुदारा पाकिस्तान को बचाएं और इस अवाम को बचाएं, क्योंकि अगर आपने कुछ ना किया तो फिर आने वाले दिनों में ये हालात मजीद खराब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मियां उमर मसूद साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह करे आवाज़ अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार के कानों तक पहुँचे और वो कुछ उसके ऊपर अमल करने का सोचें पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर। प्रोग्राम का वक्त तमाम। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।